डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट को सामने लेकर के आया हूं और इसमें मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं। तो चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि डेवलपमेंट होता क्या है। उस डेवलपमेंट के अलोंग फिर आपका कहने का मतलब है कि आप खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर आपका उसमें फिर इनकम कैसे है, उसका गोल्स क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्टेट्स और कंट्रीज को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन डेवलप्ड कंट्रीज है, कौन डेवलप नहीं है या कौन डेवलप कर रहा है। उसके बाद फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में फिर पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। आईएमआर हो गया जो कि आप बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट जानने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है कि इट इज अ टर्म, ये एक ऐसा टर्म है विच इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। कहने का मतलब कि ये एक टर्म है, ठीक है, जिसमें कि एक हम लोग चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, अच्छे से डेवलपमेंट हो, ह्यूमन वेलफेयर, अपने आप के लिए डेवलपमेंट हो, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजिंग हो, समाज में हमारी रेस्पेक्ट बढ़े, ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेलबींग मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनसे भी हमारी कुछ आशाएं हैं और वो हमारे लिए डेवलपमेंट के आगे रास्ते ओपन करें। तो अब हम इसी तरह धीरे धीरे लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आता है कि जैसे कि हमारे समाज में रहने वाले लोग ढेर सारे हैं, ठीक है। तो ढेर सारे जो लोग हैं, तो ढेर सारे लोगों का एस्पिरेशंस, कहने का मतलब उनके सोचने का ढंग भी अलग अलग होगा। उनका हो सकता है कि ड्रीम्स भी अलग अलग होगा, उनकी सपने अलग अलग होंगे। तो कह सकते हैं कि हर एक आदमी का एक अपना अपना गोल होता है, ठीक है। आपका भी कुछ गोल होगा। तो जैसे कि हम एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर, कहने का मतलब कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर। तो इसमें क्या होता है कि इनका क्या सपना होगा, इनका क्या डेवलपमेंट होगा, ये क्या सोचे होंगे। तो इनका सपना ये होगा कि हमको मोर डेज ऑफ वर्क मिले, मोर डेज ऑफ वर्क, ठीक है। इनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले, ये इनका सपना होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि इनके वेजेस जो होंगे वो बेटर होंगे, बेटर वेजेस, ठीक है। तीसरा इनका सपना हो सकता है कि इनका जो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है, कहने का मतलब समाज में सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक वेल बीइंग, सॉरी वेल बीइंग ने इकोनॉमिक इक्वलिटी हो जाए। कहने का मतलब है कि पैसे को लेकर के या समाज में इनकी जो इज्जत है वो बनी रहे, वो एक समान रहे जैसे कि नॉर्मल इंसान की होती है, ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, अब हम रिच फार्मर्स की बात कर लेते हैं। तो रिच फार्मर्स का क्या होता है कि इनका अपना एक अलग गोल होता है। तो रिच फार्मर्स का होता है क्या कि इनका जो फूड ग्रेन्स जो ये लोग खरीदते हैं वो लो प्राइस पे मिले, इनको लेबर जो है वो सस्ते दर पे मिले, और जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं उनको हायर प्राइस मिले। और इनकी एक चीज और होती है कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें सीड्स हो गए या फिर मशीनरी प्रोडक्ट्स हो गए वो हमें कम दाम पे मिलने चाहिए, मतलब चीप मिलने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं जैसे ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स का भी एक अपना गोल होता है, एक अपना एम होता है। ये लोग चाहते हैं कि हमें टैक्स ना देना पड़े, हमें लेबर भी सस्ते मिले, और जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका हाई प्राइस मिले। फिर धीरे धीरे हम जस्ट आगे बढ़ते हैं तो एक गर्ल की बात अगर हम कर लेते हैं, तो नॉर्मल से एक गर्ल की बात करें तो वो गर्ल एक गर्ल क्या चाहती है कि उसे एज मच एज फ्रीडम मिले, ठीक है। जैसे उसके भाई को उसके घर में फ्रीडम मिलती है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी तरह उसे भी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। उसमें जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है, कहने का मतलब पैटर्नल प्रॉपर्टी मतलब पैटर्नल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब कि उसके फादर का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें उनको इक्वल शेयर मिले, ऐसा एक गर्ल का गोल होता है, अचीवमेंट होता है, ठीक है। या फिर उनका बेटर एजुकेशनल एक्टिविटीज होना चाहिए, बेटर एजुकेशनल, उनकी जो पढ़ाई की जो शैली है, उनकी पढ़ाई की शैली बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। उनका जो फैसिलिटी है एजुकेशनल का वो अच्छा होना चाहिए। तो ये एक गर्ल की इच्छा होती है, ठीक है। अगर हम एक गांव में रहने वाले वुमेन की बात कर लें, जो गांव में महिलाएं रहती हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बात कर लें तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका जो होता है एक रूरल वुमेन का होता है क्या कि उनका बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले। कहने का मतलब है कि महिलाएं जो
रहती हैं गाँव में, उनको अवसर मिलने चाहिए कोई अच्छे से काम करने का, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके फिर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, कहने का मतलब है कि जितना वो काम करते हैं महिला लोग गाँव में, उनका उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना वो काम करते हैं। तो उसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में हम सोचें, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में अगर हम सोचें, तो ये सोचता है क्या कि हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमें अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स मिले, हमें अच्छी अच्छी जगह मिले जहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकें और अपने कंट्री को डेवलप करें। हमें लो टैक्स, हमको टैक्स ना देना पड़े, और क्या हो सकता है, हमें चीप लेबर भी मिले। तो हम ये जाने अभी कि इतने सारे लोगों के बारे में हम लोगों ने जाना, तो देखा क्या कि डेवलपमेंट का इन लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा, तो देखे क्या कि एक किसान कुछ और चाहता है, एक ट्रेडर कुछ और चाहता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ और चाहता है, एक गर्ल कुछ और चाहते हैं, फिर एक रूरल वुमेन कुछ और चाहते हैं। तो सबका एक अपना अपना सेट है। तो इसका मतलब हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स। ठीक है, अलग अलग आदमी का अलग अलग गोल हो सकता है। लेकिन एक बात और यहाँ पे आती है कि हो सकता है कि जो आपके लिए डेवलपमेंट हो, जो आपके अपने अनुसार के लिए डेवलपमेंट हो, वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। कहने का मतलब कि आप चाहते हो कि आपके गांव में क्या बोल सकते हैं, अपने फायदे के लिए आप चाहते हो कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेटअप हो, लेकिन कुछ कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे जो पेड़ पौधे से ज्यादा प्यार करते हैं, वो चाहेंगे क्या कि नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होने से गांव का एयर पोल्यूशन हो सकता है, वहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ सकता है। तो आप तो सोच रहे हैं कि हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और गांव को आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री सेटअप करने से आपको एयर पोल्यूशन भी देखना पड़ सकता है। फिर बहुत तरह के कारण भी हो सकते हैं, वहाँ के हो सकते हैं ये गांव के लोगों को ही लेबर बन के वहाँ काम करना पड़े। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि जो आपके लिए डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए डेवलपमेंट ही हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकम जो होता है, इनकम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा हम लोग का मानना है कि अगर हमें डेवलप करना है तो हमारी इनकम अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको डेवलप करने के लिए आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि अगर हम कुछ देखते हैं यहाँ पे, तो देखने के लिए क्या यहाँ पे चीजें आपको मिलेगी कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आगे कि आप एक तरह से अभी आप हम लोगों ने देखा क्या कि सबका अपना अपना एम होता है, सबको पैसा कमाना चाहता है, पैसा अर्न करना चाहता है। तो सिर्फ पैसा अर्न करना ही लोगों का एक गोल नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए एक अच्छी जगह पर रहना, अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट उनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, ये सब। फिर एजुकेशन की बात कर ली जाए, तो जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा वहीं पे लोग रहना चाहेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी की, तो आप वहीं पे रहना चाहेंगे जहाँ पे सिक्योरिटी आपको मिले। ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं, आपको कम पैसा मिलता है, आप जॉब करते हैं। ठीक है, तो आपकी इंडिया में यहाँ सिक्योरिटी है, लेकिन अगर आप बाहर में जाकर कहीं काम करते हैं, जैसे कि किसी और देश में जाकर काम करते हैं, आपको बहुत पैसा मिल रहा है, इंडिया से भी ज्यादा पैसा आपको देने के लिए वहाँ रेडी है, लेकिन अगर आपकी वहाँ जॉब की सिक्योरिटी, आपके रहने की सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या आप बताइए कि आपके लिए इंडिया अच्छा है या वो देश अच्छा है जो आपको इंडिया से बेहतर पैसे दे रहा है? ठीक है, तो इस बात सिक्योरिटी की हो गई। उसके बाद देखते हैं रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज, जो कि आपकी इनकम कितनी भी हो, इनकम से आप पैसे से रिस्पेक्ट को खरीद नहीं कर सकते हैं। फिर जहां आपका जॉब अच्छा होगा, वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे। जहां पे शांति होगी, ठीक है, पीस होगा, या फिर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जहाँ पे होगा, नॉर्मल सी बात है, आप वहीं पे सेटअप करना चाहेंगे। तो ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट गोल्स हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट गोल्स आपके हो सकते हैं।
एक आम आदमी के इंपॉर्टेंट गोल्स हो सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो पैसे से, ये पैसे से आप नहीं खरीद सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी सब चीजें आप चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम इससे क्या सीखें कि डेवलप करने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ इनकम ही होना चाहिए, उसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट कहते किसको है। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री, एक देश की एबिलिटी होती है टू इम्प्रूव सोशल, मतलब समाज में रहने के तरीके को वो इम्प्रूव करता है, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक तरीके से, इकोनॉमिक कहने का मतलब कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। और पॉलिटिकल वेल बीइंग कहने का मतलब कि हर इंसान को क्या मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। तभी जा करके एक राष्ट्र का डेवलप हो सकता है। क्या कह सकते हैं कि राष्ट्र का डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ के जब इंसानों का डेवलपमेंट होगा तो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या कि सोशल, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार जो है हमें क्या क्या प्रोवाइड करवा सकती है, नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो सोशल वेलफेयर के थ्रू देखें तो क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी जगह है या जहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू, जो सर्व शिक्षा अभियान ये सब चलाए गए थे पढ़ाई को लेकर के। तो लगातार गवर्नमेंट लगी हुई है अपने सिटीजन्स का डेवलपमेंट करने में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोर्टेबल वाटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल केयर दे रही है, मेडिकल केयर, मेडिकल केयर ये अच्छे से अच्छे देना चाहती है लोगों को, ताकि वहाँ का सिटीजन्स लोग डेवलप कर सकें। तो अब हम जानेंगे क्वेश्चन कि हाउ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स आर कंपेयर्ड, मतलब अलग अलग देश और राज्य जो होते हैं कंपेयर कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि जैसे कि कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज है जो बहुत ही डेवलप्ड हैं, जैसे यूएसए की बात कर ली जाए, जापान की बात कर ली जाए, या फिर यूके की बात कर ली जाए। ये सब जो देश है ये क्या है, डेवलप्ड है, डेवलप्ड है। तो चूंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब वहाँ के रहने वाले लोग अलग अलग है, डिफरेंट नोशंस के हैं, डिफरेंट व्यूज के हैं, तो फिर वहाँ की डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे हम लोग जानते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप है, कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम आज जानते हैं कि एक टर्म होता है जिसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि वो कौन सा कंट्री डेवलप हो रहा है या कौन सा कंट्री डेवलप नहीं है, या कौन सा डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो डेवलप करने की जहाँ तक बात यहाँ पे आती है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के चला जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कि कौन कौन सी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि किसी भी कंट्री में डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अनुसार नेशनल इनकम देखी जाती है, क्या देखी जाती है, नेशनल इनकम देखी जाती है। तो नेशनल इनकम हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब कि हम पर कैपिटा इनकम, इसको नेशनल इनकम को क्या कह सकते हैं हम, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। तो पर कैपिटा इनकम को आप लोगों ने पहले, बहुत पहले से जान रखा है कि पर कैपिटा इनकम किसको कहते हैं, क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, नेशनल इनकम बाय, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, क्या होता है, पॉपुलेशन, ठीक है। इसको सब लोग याद कर लीजिएगा, पर कैपिटा इनकम का कैसे होता है। तो क्या कर सकते हैं हम कि व्हेन द टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड एन पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये बताते हैं मनी के बारे में। तो हर एक देश चाहता है कि उसका नेशनल इनकम बढ़े, ठीक है, उसके साथ साथ उसका पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, तो उसके पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था जो आपके बुक्स में देखने की, जिनके पास बुक्स है वो बुक्स जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। बुक्स में आप लोगों ने देखा था क्या कि यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, उसके अनुसार क्या था कि जिसका
यूएस डॉलर, ठीक है, ये डॉलर है, यूएस का डॉलर है, ठीक है, यूएस डॉलर 12,476 पर एनम, 12,476 पर एनम, जिसका भी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इतना रहेगा, वो क्या कहलाएगा, वो डेवलप्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेवलप्ड कहलाएगा। और जिनका पर कैपिटा इनकम, जिनका पर कैपिटा इनकम 1025, मतलब 1025 यूएस डॉलर से या इससे कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा? लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो वो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे? लो इनकम कंट्रीज हो गया। लेकिन हमारा जो इंडिया आता है, हमारा इंडिया जो है, तो हम बात कर रहे थे इंडिया की। तो इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम 1340.4 यूएस डॉलर पर एनम है। तो हमारा इंडिया जो आता है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है। क्या चीज में आता है? डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की। आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? कहने का मतलब है कि हर एक इंसान चाहता है कि हम लोग का डेवलपमेंट हो। तो आप आइए हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको हो सकता है कि पैसे के अलावा, पैसे के अलावा जो डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया आपका कि और भी जैसे कि इंसान के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे पहला नंबर पे आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का गोल होता है। उसके बाद बेटर हेल्थ होनी चाहिए, सेकंड नंबर बेटर हेल्थ होनी चाहिए आपकी। थर्ड नंबर पे आते हैं आपका, तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए। ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है कि जो एक आम इंसान को मिलना चाहिए। फिर आपका इक्वलिटी, समानता होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मेन चीज़ है आपका पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जिसके बारे में हम पहले एक क्लास में बता चुके हैं कि आपको अगर पॉल्यूशन वाले इलाके में ठहरा दिया जाए तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, चाहे आपको कितना भी मनी मिल रहा हो, कितना भी कुछ भी मिल रहा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है कि हमें अगर डेवलप करना है तो एजुकेशन भी ज़रूरी है। फिर बेटर हेल्थ हमें चाहिए, ठीक है, फ्रीडम चाहिए कहीं भी आने का, कहीं भी जाने का, या फिर राइट टू वोट का। पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की जाए तो राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू स्पीक हो गया, मतलब कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वोट्स हो गए। इक्वलिटी, समानता होनी चाहिए हर जगह पे। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। फिर है एक आता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं। सॉरी, हम बता रहे थे कि हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो जहाँ पे इकोनॉमिक होगा वहाँ पे तो पैसे की बात होगी ही। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टर्म्स आते हैं, जैसा आपका आता है IMR, जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका क्या होता है? तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट होता है आपका। मोर्टलिटी क्या है इसका? जी, इन्फेंट मोर्टलिटी यहाँ पे रेट होता है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इसका हम आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक में, आपका हम इसका क्लियर करते हैं। इसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे आपका लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो होगा, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में जिनकी डेथ हो जाती है पर 1000 चाइल्ड्स, ठीक है, मतलब कि पूरे 100 नए नवजात शिशुओं में जिस बच्चों की मौत 1 साल के अंदर हो जाती है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट जहाँ तक हमें पता है कि हमारे बिहार का लिटरेसी रेट 68 पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे बिहार का लिटरेसी रेट जो कह सकते हैं हमारे नीचे में आता है, तो हमें उसको सुधार करना है। तो इसे सुधार कैसे होगा? हमें अच्छे से पढ़ना होगा, तभी हमारा लिटरेसी रेट आगे आ सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट की। फिर होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। लिटरेसी रेट क्या होता है कि 7 साल या उससे अबव बच्चे, 7 ईयर्स के बच्चे
जो स्कूल जाते हो, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप जो कि 14 और 15 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। 14 और 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं और वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपना स्कूल अटेंड करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, उसी एज ग्रुप में रह करके। मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 14 और 15 ईयर्स वालों की जो वहाँ पे स्कूल जाकर के अटेंड करते हैं। फिर बात करते हैं हमारे इंडिया की सबसे नीचे जो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जो हमारा अभी 68 टू हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि बर्थ डिनोट करता है एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक नॉर्मल इंसान का कितना लाइफ का लेंथ होता है, ठीक है ना, कितना दिन तक वो जी सकता है उसके बारे में बताता है। क्या बताता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आपका एक टॉपिक रह जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका रह जाता है और उसका फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका हम अभी बताने जा रहे हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे है कि द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी आर्थिक डेवलपमेंट होनी चाहिए जिसपे क्या पे एम करता है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाए, ठीक है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, मतलब हम लोगों के लिए भी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बेटर रहे, विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स को बिना हार्म किए हुए, एनवायरनमेंट को बिना कह सकते हैं प्रॉब्लम दिए हुए हमें डेवलप करना है, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से हम समझा देते हैं आपको कि वैसा प्रोसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के बारे में सोचते हुए डेवलपमेंट करना, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स और एनवायरनमेंट को एकदम हमें हार्म नहीं करना, लिख दिया यहाँ पे विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो फीचर्स में सबसे पहला आपका पॉइंट आता है कि इफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कहने का मतलब है ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कभी नहीं कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का हमें यूज नहीं करना चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्स का यूज करना चाहिए, लेकिन एक मैनर में करना चाहिए, एक अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिसमें इसका मतलब है कि ताकि हम अगर किसी भी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो उसे लॉन्ग टर्म तक लेकर के जा सकते हैं। सेकंड आपका है नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। कहने का मतलब ये है कि आपको कि ऐसा आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है जिससे आपको अपना लाइफ इस तरह से अच्छे से बितानी है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना अच्छा बनाना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस पे उसका प्रभाव अच्छे से पड़ सके। कहने का मतलब अगर अभी हम अच्छे से रहेंगे, रिसोर्सेज का फायदा ज़्यादा ना उठाएंगे, रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा करके रखेंगे तो फ्यूचर जनरेशन का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो सकता है, ठीक है। नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है लेकिन पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना है। डज नॉट लिमिट डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है डज नॉट एम, वो कभी एम नहीं करता है, ठीक है ना, एम एट लिमिटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कभी भी वो एम नहीं करता। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज है और एनवायरनमेंट है उसको इस तरह से यूज करना है प्रेजेंट में ताकि वो फ्यूचर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद कर सके। मतलब कि हमें डेवलपमेंट करवाना है, फ्यूचर को भी करवाना है, खुद भी करना है, तो रिसोर्सेज का हमें सोच समझ करके यूज करना होगा ताकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बच करके रहे, ठीक है ना, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशंस को एक अच्छा वर्ल्ड दे करके जाएं, ताकि हमारा भी एक नाम हो, ठीक है। इसके आगे कुछ और टॉपिक्स आपका छूट जाता है जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, तो उसके बारे में हम अभी बता देते हैं। आइए अब हम जानते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इट इज द मेजरमेंट ऑफ ए पर्सन्स वेट रिलेटिव टू हिज और हर वेट। कहने का मतलब है कि एक आदमी का वेट का मेजरमेंट उसके हाइट से, सॉरी वेट की जगह पे यहाँ पे आपका हाइट होना चाहिए था, जो आपका वेट लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए आपकी, हाइट हो गया। तो मेजरमेंट जो होता है वेट उसके रिलेटिव होना चाहिए किससे? हाइट से। जैसे कि
अगर आपका किसी का बॉडी मास इंडेक्स निकालना हो तो उस पर्सन का वेट वेट उस पर्सन का जो कि कैची में होना चाहिए, केजी में, ठीक है। और उस पर्सन का हाइट, उसका हाइट का स्क्वायर करेंगे, और हाइट जब भी होगा वो मीटर में होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि हाइट मीटर में होगा। तो हम नॉर्मल से बोल सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने का W/H², मीन्स W क्या हो गया, वेट ऑफ द पर्सन, जो कि केजी में होगा, हमेशा कैची में होगा, केजी में होगा। और हाइट का स्क्वायर, हाइट कैची में होगा हमेशा मीटर में। इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात जानते हैं कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 18.5, 18.5 से अगर लेस होता है, ठीक है, लेस होता है तो क्या होगा, अंडर न्यूरिस्ड है, ठीक है, कुपोषण का शिकार हम कह सकते हैं कि उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 25 है, 25 आ जाता है, या सॉरी उससे ज्यादा आ जाता है, तो क्या ओवर वेट है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स कितना से कितना के बीच में रहना चाहिए, तो 18.5 से 25 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टॉपिक्स था फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आप लोग घर पे पढ़िए, आपके पास बुक्स हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं इससे जुड़े कुछ नोट्स, कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिया करूँगा। और हम अब मिलेंगे अगले टॉपिक में। बाय।